जनगणना थी ना, वही 10 सालों में होती है। तो 2021 वाली जो जनगणना थी मित्र, वो भी तो हमारी होनी थी भाई, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई, तो श्री मृत्युंजय नारायण उसको करेंगे। ठीक है, अगली वाली का जो डेटा आएगा उसमें कमिश्नर ये रहेंगे। अब आइए यहाँ ध्यान से, और बहुत ध्यान से टेबल में मैं जो आपको बताऊं देखना। देखो 1901 में, ये 1901 के वर्ष लिखे हुए हैं, 2011 वर्तमान तक। ठीक है, वाइट कर लेते हैं इसको। यह जनसंख्या करोड़ में लिखी हुई है। 1921 में कितनी जनसंख्या थी ये आपको मार्क नहीं करना है, सिर्फ उतना पढ़ना जितना मैं मार्क कर दूं। ठीक है, फिर दशाब्दी, ये शताब्दी नहीं है, दशाब्दी यानी 10 अब्द बोलते वर्ष को। 10 वर्षों में कितना अंतर आया करोड़ में, और ये प्रतिशत वृद्धि दर है। टेबल को देखना, सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही वर्ष ऐसा है जिसमें आपको नेगेटिव साइन दिखता है, यानी कि वह कौन सा वर्ष है, तो आप कहेंगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव ग्रोथ सिर्फ एक बार होती है, 1911 से 21। एकमात्र ये आपका जनगणना रही जिसमें जनसंख्या घटी, मतलब जनसंख्या से हम इतना परेशान है, इतना बढ़ रही है, लेकिन एक दशक ऐसा भी रहा है जिसमें जनसंख्या घटी है। एक दशक ऐसा भी रहा है जिसमें जनसंख्या घटी है। बोलेंगे कौन सा, तो आप कहेंगे वो दशक है 1911 से 1921। इसके बाद में जनसंख्या बहुत तेजी से फिर बढ़नी शुरू हुई। इसके बाद में आपको भी सारा डिटेल बताऊंगा टोटल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, एक सबसे ज्यादा प्रतिशत में किस वर्ष में दिखता है आपको, सबसे ज्यादा, तो आप कहेंगे भैया ये वाला प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी ये प्रतिशत किस वर्ष के लिए रहा होगा, 1961 से लेकर के 71 तक। क्या बोलोगे, सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि हुई। वह कौन सा वर्ष है जिसमें सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि, तो कौन सा सेशन है, क्या बोलोगे, कौन सा दशक था, तो सारे दोस्तों का आंसर आएगा 1961 से 71, उसमें 24.80। क्या बोलोगे, 24.80, ये सबसे ज्यादा प्रतिशत है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगर मैं बात करूं करोड़ में जनसंख्या, देखना आप सोचते होंगे 2001 से 2011 तक तो सबसे ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन यहां जनसंख्या कम बढ़ी है, ये जनसंख्या है करोड़ में, 18 करोड़ 23 लाख। सबसे ज्यादा करोड़ में जनसंख्या कब बढ़ी, तो आप कहेंगे 1991 से 2001 में सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि कब हुई है, तो क्या बोलोगे, सिर्फ ये 3 चीजें याद रख लेनी है, और चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताइए भारत जब आजाद हुआ तो जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे भैया ये तो 1951 में, तो आप ये मान सकते हैं कि 1947 में जनसंख्या लगभग 35 करोड़ रही होगी। आज जनसंख्या कितनी है, इसीलिए प्रश्न ये भी पूछता है आपसे कि भारत की आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, और पूछता है आज कितने गुना जनसंख्या बढ़ गई है। अभी आपसे CHSL में भी पूछा गया था कि भारत की आजादी के बाद से आज तक भारत की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है। विकल्प था 2 गुना, एक विकल्प था 3 गुना, एक विकल्प था 4 गुना, और एक विकल्प था आपका सारे दोस्त बोलेंगे कि 3.5 गुना। तो क्या बोलेंगे, कितने गुना बढ़ गई है लगभग, आप सब बता सकते हैं कितने गुना बढ़ गई है, तो 36 या 108 होते हैं, तो आप कहेंगे लगभग। अब 4 गुना कहां बढ़ गई यार, तुम गुना तो करो, 30 चौके 120, 144 करोड़ थोड़ी हुई है जनसंख्या, थोड़ा सोचो, 144 नहीं 3.5 गुना हुई है। ठीक है, ये 3 डेटा याद रखेंगे। चौथा डेटा भारत की आजादी के समय की बात है, ये क्या बोलोगे, आजादी के समय की बात है, याद रखेंगे जी भाई साहब, हाँ भैया याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसी बात को जो हमने डेटा भी पढ़ा था उसका विश्लेषण करते हैं। भारत मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल क्या बोलोगे 6,40,930 गांव हैं। ठीक है, क्या बोलोगे कितने गांव हैं हमारे देश में, 6,40,000 गांव हैं, जहां देश की 68.9%, कितने प्रतिशत लोग हैं हमारे देश के जो गांवों में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। भारत की जनसंख्या 1901 में 23.8 करोड़ थी। ये सब बातें आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ यहां पर एक बात पढ़नी है, क्या वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.70% है। क्या बोलोगे, 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। ये क्या है भैया वार्षिक वृद्धि दर, देखो हमारे देश की जनसंख्या 2001 में कुछ थी, तो 2001 से 2002 में भी तो बढ़ी होगी ना कुछ, या सीधे 2011 में ही बढ़ी, तो आप कहेंगे नहीं भैया हर साल भी बढ़ी होगी। तो हर साल वो किस वृद्धि से बढ़ रही थी, वो 1.4, ये वार्षिक है। क्या बोलोगे, वार्षिक है। समझ गए मेरी बात, हम सब करें एक बार, जैसे ब्याज आप काउंट करते हैं मैथ के सवालों को करते समय। तो सबसे पहले कि भारत की जनसंख्या 102 करोड़ कब थी, 102 करोड़ थी 2001 में। क्या बोलोगे, 2001 में, ऊपर ही लिखा हुआ है, और वर्तमान में कितनी होगी 121 करोड़। तो कितने प्रतिशत बढ़ी है, 17.70% बढ़ी है। ठीक है, आगे आते हैं। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में, मैंने क्या बताया था, जनसंख्या में, शायद क्लास में भाई साहब कोई दिक्कत हुई है, एक बार आप सब लोगों का मैं कमेंट देखना चाहूंगा कि आप सब लोग क्लास से जुड़ गए हैं। अभी शायद आप सब लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, एक बार बोलेंगे। नहीं, सारे बच्चे बफ लिख रहे हैं। ओके, अभी ठीक है। ओके, मैंने बोला सिर्फ एक ही दशक ऐसा रहा जिसमें आपका क्या हो गया, जनसंख्या, ठीक है, जिसके कारण अकाल और महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर क्या हो गई, अधिक हो गई। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। समझ गए मित्र, 1921 यानी कि 1911 से 21 ही एकमात्र था कि जनसंख्या घटी, और उसके बाद तो लगातार बढ़ी है। हम लोगों ने लगातार, आपका ऐसे समझो, लगातार प्रजनन प्रक्रिया को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया, और बढ़ते 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 इसीलिए इसको क्या बोला गया, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा गया, जो विभाजन करता है। अच्छा, आप देखते हैं कौन से राज्य हैं जनसंख्या, इस सबका स्क्रीनशॉट आप लेते रहना प्लीज।
जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ऐसे कौन से 5 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है? जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, बोलेंगे एक बार। दादरा और नागर हवेली, ये याद रखना सिर्फ, दादरा और नागर हवेली, जिसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है? तो क्या बोलोगे? आपका दादरा और नागर हवेली, क्योंकि दादरा और नागर हवेली यूटी या स्टेट, यूटी या स्टेट, दमन और दीव यूटी या स्टेट, क्या बोलोगे? यूटी। पुडुचेरी, भाई साहब आप इसको क्यों नहीं करते ठीक, बच्चे कह रहे हैं तो बुलाओ ना उसको, उनको क्लास दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है? ठीक है, सारे दोस्तों का आंसर आया यूटी। पुडुचेरी क्या है? यूटी है। मेघालय क्या है? आपका स्टेट है। अब बात आएगी सर्वाधिक सर्वाधिक जन, हेलो 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 हेलो, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक अभी पहुंच रही है? हेलो 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 हेलो, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों तक पास पहुंच रही है? एक बार थम्स अप करके सारे दोस्त बता देंगे कि मेरी आवाज अभी आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है, तो मैं पीछे से फिर इसको दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं एक बार। मैंने कहा जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य, तो एक तो यूटी हो गया, दादरा नागर हवेली सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई 55.58 की, और मेघालय में राज्य में, ये बात याद रख लेना, बाकी आपको भूलना है कुछ तो आप भूल सकते हैं, लेकिन मेघालय और दादरा नागर हवेली का नाम नहीं भूलना है, ठीक है मित्र? अच्छा, न्यूनतम का मतलब सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहां पर हुई? नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड में प्रतिशत वृद्धि, देखो इतना प्रश्न पूछा है ना एसएससी ने, बार बार पूछा है कि वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें प्रतिशत वृद्धि ऋणात्मक रही है, नेगेटिव रही है, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है, ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे ऐसा एकमात्र राज्य मित्र आपका नागालैंड है। क्या बोलोगे? नागालैंड है, ठीक है, ये बात याद रख लेनी है, बार बार प्रश्न मैंने आपको कराया भी प्रैक्टिस सेशंस में। केरल, क्या बोलोगे? नागालैंड स्टेट ही है, क्या बोलोगे? नागालैंड एक स्टेट ही है, तो नागालैंड हो गया स्टेट इसमें। लेकिन अगर हम बात करें लक्षद्वीप, क्या है आपका? एक यूटी है, तो वह यूटी यानी वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो लक्षद्वीप और नागालैंड, ये दोनों आपके मुख्य बिंदु होने चाहिए, ठीक है, दोनों मुख्य बिंदु होने चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, प्रशासनिक आंकड़ा क्या कहता है आपका? प्रशासनिक आंकड़ा क्या कहता है? हमारे देश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 640 है। उप जिले यानी सब डिस्ट्रिक्ट जिनको हम कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 5924 है। हमारे यहाँ सिटीज की संख्या कितनी है? क्या बोलोगे? नगरों की संख्या कितनी है? तो 7933 है, 7933 है, ठीक है। वैधानिक यानी कि जिनको एक नगर का दर्जा प्राप्त है, तो उनको हम बोलते हैं 4041 यानी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक नगर हम नाम देते हैं सेंसस के लिए, जनगणना के लिए, तो जनगणना नगरों की संख्या कितनी है? 3892 है, ठीक है, जिनको जनगणना होते समय नगर माना जाता है, गिना जाता है। गांवों की संख्या मैंने आपको बताई थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया था तो आप मुझे बताएं भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो गांवों में निवास करते हैं? लगभग का एक डेटा बताइए, लगभग का। अभी मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक पहुंच रही होगी, है ना? चलो भाई आगे आते हैं। जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी। जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि यानी कि रात 12 बजे निर्धारित की गई थी। इस समय हमको डेटा देना है। ज्ञातव्य है कि आपका जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये कब है? ये 2011 में है। सिर्फ इतनी ही बात याद रख लेनी है, 2011 में कौन? चंद्रमौली थे। इनके निर्देशन में संपन्न हुआ। और 2001 की जनगणना कार्य जयंत कुमार बंटिया, ये 2001 में थे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात है कि 2011 किसके? चंद्रमौली के संपन्न में हुआ। अब यहां पर ध्यान से इस डेटा को देखिए 2011 का, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाने का और फिर उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए जनगणना किसके हैं? ये 2001 के आंकड़े हैं, ये 2011 के आंकड़े हैं, तो आपको 2001 के आंकड़े नहीं पढ़ने हैं। 2001 का कौन सा आंकड़ा पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखना जरा ध्यान से। 2011 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। क्या बोलोगे? 121 करोड़ लगभग, ठीक है। 121 करोड़ 8,54,977, ये एग्जैक्ट डेटा है। अच्छा, इसमें पुरुष कितने हैं बोलेंगे? 62 करोड़ हो गए, और महिलाएं हैं 58 करोड़ लगभग में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये अंतर किसका बात का लिखा हुआ है कि पहले हम 102 करोड़ थे, अभी 121 करोड़ हो गए, तो कितना बढ़ गए? लगभग 18 करोड़ 21 लाख बढ़ गए। अंतर पर भी ध्यान नहीं देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको मार्क करना कि 0 से 6 आयु के बीच की जो हमारी जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? क्या बोलोगे? वो संख्या में तो 16 करोड़ है, संख्या में तो 16 करोड़ है लगभग, लेकिन प्रतिशत में कितने हैं ये बात महत्वपूर्ण है। यानी 2011 में 0 से 6 वर्ष के बीच की जो आयु है उसकी जनगणना कितने प्रतिशत में आएगी? 13.60%, ठीक है। अच्छा, नगरों में कितने लोग रहते हैं हमारे देश में? 31.10%, क्योंकि 68 पॉइंट कितने रहते थे गांवों में? क्या बोला था? 68.9%। ये कहां पर रहते हैं? तो इतने लोग जब देश के गांव में रहेंगे तो बाकी बचे हुए तो शहरों में रहेंगे, तो शहरों में कितने रहेंगे? 31.10। ये डेटा बहुत पुराना है, आप जानते भी हैं इसको, बहुत दिन से पढ़ भी रहे होंगे। कितनी वृद्धि हुई? 17.7 की वृद्धि हुई। वार्षिक वृद्धि मैं आपको बता ही चुका, 1.64 की हुई। साक्षरता हमारे देश की कितनी है? लगभग 74% में। एग्जैक्ट डेटा कितने बच्चे बता सकते हैं? पुरुष साक्षरता हमारी कितनी रही है? 82.04। कितना? ये मेल की है, मेल की। फीमेल की 65 लगभग में याद करो, ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद के अंकों को भी एकदम से पक्का याद करना है। तो क्या बोलोगे? 65.46, ठीक है। जनगणना 2011 में क्या रहा है हमारा? 382 रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आएगी कि 2001 का ये डेटा याद रखना है। मैं आपसे पूछूं कि 2011 में जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी था, जनघनत्व था, वो 382 कितना बढ़ करके हुआ था? तो कितना बढ़ गया था? 57 बढ़ करके हुआ था। और यहां पर ये डेटा याद रखना है। क्या बोलोगे? क्योंकि हम कहेंगे 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी थी 325। कितनी थी मित्र? 325 थी, और अभी 382। ये तो सब लोग जानते होंगे, 382, ठीक है।
1951 की जनसंख्या से तुलना कर लेते हैं। 1951 से क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि आज़ादी के समय की जनगणना है। क्या बोलोगे? ये हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम है, आज़ादी के समय से। क्या क्या तुलना एसएससी पूछता है इसमें, या कोई भी वनडे एग्जाम आप कभी देखोगे ना, आप दोस्त कभी भी आप कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी देंगे तो वो भी सीसैट जैसा एग्जाम भी अधूरा नहीं है, वहां भी आपको सेंसस का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। जनसंख्या 1951 में कितनी थी? आपका 36 करोड़। इस पर हम बात कर चुके हैं। मुझे बताइए कितने गुना हुई? तो आप लोगों ने बोला लगभग 3.5 गुना हुई। साक्षरता हमारे देश की कितनी थी? बोले 18%। आज हमारी साक्षरता कितनी है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए साक्षरता लगभग कितने गुना हो गई? 18 चौक 72। तो आप कहेंगे भैया 4 गुने से ज्यादा हो गई। कितनी होगी? 4 गुने से ज्यादा। आजादी के बाद में हम अपनी साक्षरता को लगभग 4 गुना कर पाए हैं, यानी हम अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। जनघनत्व था हमारा आजादी के समय 117, अभी कितना बताया? 382। तो कितने गुना हो गया जरा बोले, कितने गुना? क्या बोलेंगे? 3 गुने से ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 3 गुने से ज्यादा हो गया। इवन बोले तो 3.5 गुना लगभग हो गया। कह सकते हैं हम इसको 3.5 गुना, यानी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 17 51 और उसका आधा कर, नहीं आधा तो नहीं होगा, ज्यादा चाहिए, 400 के पार वैल्यू चली जाएगी, 3 गुना ही ठीक होगा। लिंगानुपात हमारा 1951 में कितना था? 946 था और अभी कितना हो गया है? 943 लिंगानुपात। तो लिंगानुपात आजादी के बाद से घटा या बढ़ा? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे लिंगानुपात क्या होता है। इस कक्षा में हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है मैं आपको भी बता दूं कि लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। तो अभी है 943, यानी भैया शादी कितने लोगों की नहीं होगी? तो क्या बोलेंगे आप लोग? यहाँ पर कहेंगे कि 57 ऐसे रह जाएंगे भैया जिनकी शादी नहीं होगी। देश में अब से पहले अच्छे हालात थे 1951, ठीक है। अच्छा आगे चलेंगे, यहां देखना, अब लिंगानुपात की बात पर आएंगे। पढ़िए, जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पर स्त्रियों की संख्या, कितने पर? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यह क्या हो जाता है? हमारे यहां पर लिंगानुपात हो जाता है भारत में। 2011 के अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा यानी तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से ही लिंगानुपात में कमी की प्रवृत्ति विद्यमान है। 1901 में हमारा लिंगानुपात देखो कितना था? 972। अब ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं बात पर, ये वर्ष दर डेटा हुआ, इस डेटा को आपको देखना है, ध्यान से देखना। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 कौन? बोलो भाई क्या बोला मैंने? 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां होंगी या कितनी महिलाएं होंगी, या मैं बोलूं 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स होंगी। अच्छा बताएं सबसे बेहतर लिंगानुपात हमारा किस वर्ष था? 1901 से आज तक की बात करें, इस डेटा को देख करके बताइए। आप कहेंगे भैया 1901 में 992 और आजादी के समय कितना बताया था मैंने आपको? 946। तो जितना हम आजादी के समय थे आज भी उसी स्थिति पर हैं लगभग, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि कन्याओं के जन्म को हम लोग साक्षरता में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कन्या के लिए जन्म को लेकर के हम लोगों की मानसिकताएं आज भी लगभग वैसी ही हैं। बढ़ते समाज में भी हम आज भी उसी सोच के साथ जीते हैं। तो ये लगभग उससे 1951 के बाद से वहीं घूम रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां 2001 का डेटा भी याद रखना होगा। पूछा जाएगा 2001 से लेकर के 2011 तक लिंगानुपात में अंकों में कितनी वृद्धि हुई है, जरा बताएं। अंक में कितनी वृद्धि हुई? तो आप क्या बोलोगे? 10 अंकों की वृद्धि हुई है। कितना? 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, ठीक है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक केरल याद रखो, 5 नहीं याद रखने, सिर्फ 2 याद रखने हैं आपको, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। 5 जब आवश्यकता पड़ती है, जब आप कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा देता है तो शुरू के 4 देके आपको क्रम से लगवाता है, कहता घटते और बढ़ते क्रम में लगाइए। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए आपको ऐसी चुनौती नहीं आएगी कभी भी। तो केरल का कितना है? 1084 और तमिलनाडु का कितना? 996। न्यूनतम जहां पर महिलाओं की संख्या, न्यूनतम समझ रहे हो ना, मिनिमम है, मिनिमम सेक्स रेशियो कहां पर है? तो क्या बोलोगे मिनिमम के लिए, यानी सबसे कम 879 किस पर होंगे? प्रति 1000 पर। सबसे कम कहां पर है जरा बताएं मुझे फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया ये राज्य है आपका हरियाणा, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जहां बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में कम है, ठीक है। अच्छा देखो, जम्मू कश्मीर को ये मत बोल लेना कि राज्य में, 2011 में तो जम्मू कश्मीर राज्य में ही था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को उसको यूटी बनाया गया, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है जी? जम्मू और कश्मीर है। तो टॉप 2 याद रखने हैं, जहां पर मैं 5 का डेटा दूं वहां पर 2, जहां पर मैं 3 का डेटा दूं वहां पर 1, और जहां पर 2 का डेटा दूं वहां दोनों, ठीक है। ये बात है, ये हमारा याद करने का एक मेथड रहेगा कि भाई आपको चीजें इस तरह से याद रखनी है। शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। अब मुझे बताओ स्टेट में कौन कौन हो गए? स्टेट में मुझे बताओ सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो गया? वो केरल हो गया, केरल, ठीक है। फिर कम की बात करें, ज्यादा तो केरल का हो गया 1084। फिर हमने बात की थी स्टेट में हमने बात की थी कम की, तो हरियाणा हमने लिख दिया था 879। तो ये तो हमने स्टेट की बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? यूटी की। किसकी बात कर रहे हैं मित्र? यूटी की। तो देखना ध्यान से, यूटी में सबसे ऊपर कौन है? पुडुचेरी है, और दूसरा कौन है आपका? दूसरा है लक्षद्वीप। तो किसमें है ये? शीर्ष लिंगानुपात, यानी कि जहां पर सेक्स रेशियो क्या है? ज्यादा है, यानी 1037 महिलाएं ज्यादा हुई पुरुषों से या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी, ज्यादा हुई। अगर मैं बात करूं न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सेक्स रेशियो। क्या बोलोगे? मिनिमम सेक्स रेशियो कहां पर है? देखो दमन और दीव 618। अब मुझे बताओ राज्य में सबसे कम किसका था? हरियाणा। और यूटी में सबसे कम किसका? दमन और दीव का। किसका? दमन और दीव का, याद रखना है। अब बात आती है शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिले। राज्य की बात नहीं कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा आजकल एक प्रश्न बड़ा चलता है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक कम साक्षर वाला। अब जिले का डेटा बहुत पूछता है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाले कौन कौन है? माहे है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी यूटी है या स्टेट है? यूटी हो गया।
तो शीर्ष लिंगानुपात किसमें है? यूटी में है 1176। और अल्मोड़ा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड यूटी है या स्टेट है? तो आप कहेंगे स्टेट है। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे स्टेट है, ये 1139 है। क्या है मित्र? 1139 है। तो क्या बोलेंगे अगर स्टेट का नाम पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है किसी राज्य में, तो राज्य में कहेंगे अल्मोड़ा। और अगर यूटी में पूछेगा तो माहे का नाम लेंगे, माहे का। न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? दमन का। क्यों बोलोगे? यूटी में। किसमें? यूटी में। लेह लद्दाख किसका? आपका, ये भी आपका यूटी ही हो जाता है। उस टाइम पर ये स्टेट था, लेकिन जम्मू और कश्मीर। 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य। 0 से 6 का मैंने बताया कितने परसेंट हमारी यहाँ जनसंख्या निवास करती है, जरा बताएंगे? बोलेंगे अभी फटाफट से। तो अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सिर्फ एक याद रख लेना है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। दोस्त मुझको कोई और सेगमेंट नहीं मिला, हर जगह क्लासेस थी, तो उसके लिए रियली सॉरी कि मैंने आपकी क्लास रखी है 3 बजे का टाइम। मैं खुद क्लास नहीं रखता, अपनी मंडे टू फ्राइडे रखता था। लेकिन आपकी कोई और कक्षा है ना, या तो आप इस वाली कक्षा को बाद में कर लेना जितनी कर पाओ, या किसी और कक्षा को बाद में कर लेना। एक चीज तो कर लेना बाद में, पढ़ ही तो रहे हो, एडजस्टमेंट इतना तो करना पड़ेगा, किसी एक को बाद में कर लेना। ठीक है, कोई भी, मैं नहीं कहता मेरी ही कक्षा करो, आप कोई अन्य कक्षा को चुन सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको चुनाव करना होगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ये देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात तो ज्यादा किसमें होगा? अरुणाचल में। और न्यूनतम में तो हरियाणा ही है, तो 0 से 6 आयु का भी कहां पर? हरियाणा में ही है। कहां पर? हरियाणा में। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के 2 न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक हमने बात करी स्टेट की और यूटी की। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में हमने क्या ले लिया? पहले तो स्टेट की बात कर रहे थे, अब ये यूटी में आ गए। तो सर्वाधिक पहले तो शीर्ष दोगे अंडमान और आपका क्या बोलोगे? पुडुचेरी। लेकिन मैं पूछूं किस यूटी में सबसे कम लिंगानुपात है? किस यूटी में सबसे कम लिंगानुपात है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में होगा। ठीक है, दिल्ली में होगा। आगे आते हैं, अब बात करेंगे साक्षरता की। तो बात हुई लिंगानुपात की, बात क्लियर हुई, एक बार थम्स अप कीजिए। अब आते हैं हम आपका लिटरेसी रेट वाले डेटा पर। लिटरेसी रेट का क्या होगा? साक्षरता को विकास एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। भारत के साक्षरता दर में पिछले दशकों में, दशक मतलब 10 वर्षों में वृद्धि हुई है। 1951 में जहां भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33% थी, ये मैंने आपको दिखाया। कितनी साक्षरता बढ़ी हमारी? वहीं 2001 में बढ़ के 64.8% हो गई। ये बीच की बातें भूल जाइए। मुझे बताइए कि अभी कितनी है हमारी? 74.04। ठीक है, अच्छा, यहां बात करेंगे कि गंतव्य हो कि साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है बच्चा पैदा हुआ उसको आप ये बोल देंगे 1 साल का बच्चा साक्षर है कि असाक्षर है। तो 1 साल के बच्चे को नहीं बोलेंगे साक्षर। साक्षर किसका गिना जाएगा? बोलेंगे कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? अगर बच्चा 7 वर्ष का है और पढ़ना लिखना जानता है, क्या बोलेंगे? और पढ़ना लिखना जानता है, यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है। और एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आएगी। 1971 तक साक्षरता का आधार 5 वर्ष था। 1971 से कभी भी पूछे आपसे कि साक्षरता दर को गिनते समय आयु कम से कम 7 वर्ष गिनी जाती है, पहले यह आधार वर्ष कितना, या बोले कब से यह परिवर्तित हुआ, तो आप बोलेंगे 1971 तक 5 वर्ष था और 1971 से आधार वर्ष कितना हो गया? 7 वर्ष हो गया। अब 7 से ज्यादा के बच्चे को काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत में साक्षरता की बात करें 2011 क्या साक्षरता है हमारे यहाँ पर? तो पुरुषों की साक्षरता को क्या बोलोगे? आपका ये किसकी है? व्यक्ति। देखो, आप कभी भी व्यक्ति को पुरुष ना समझ लेना, व्यक्ति का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों होता है। बहुत सारे लोग व्यक्ति को पुरुष समझते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, अगर पुरुषों की साक्षरता की बात करूं मैं आपसे तो क्या बोलोगे? 82। महिलाओं की साक्षरता की बात करूं, लेकिन दोनों का अंतर मैं आपसे पूछूं, ये अच्छा प्रश्न। अब एसएससी का ये कमाल है, पूछेगा भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है, जरा बताएंगे। बताओ भाई फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे आपका? तो आप कहेंगे भैया अगर हम बात करें आपसे तो लगभग कितने प्रतिशत? 17 जितने दोस्तों ने लिखा बहुत सही लिखा, यानी 16 दशमलव कुछ आएगा। तो क्या बोलेंगे? 16.86 कुछ आएगा आपका। लेकिन हम क्या बोलेंगे? इसको आपका लगभग 17 याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं, दशक के मध्य 2001 से 2011 साक्षर जनसंख्या की अंतिम स्थिति क्या है? देखो यहां पर हमारे कितने हुए? क्या बोलेंगे? यहां पर साक्षर कितने हैं हमारे? 76 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं। जो अक्षर भी पढ़ सकता है वो साक्षर है। गवर्नमेंट ने ये तक भी कर दिया था, एक बार तो बूढ़ों और आपका बुजुर्गों को बुला लिया गांव के स्कूल में, और जो लोग नहीं जानते थे उनको एक दिन सिखाया ऐसे बनता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनको भी साक्षर में गिन लिया था। तो ऐसे भी साक्षरता कई बार बढ़ाई जाती है क्योंकि वैश्विक पटल पर डेटा भेजना होता है। अच्छा जी, महिलाएं कितनी है हमारे देश में साक्षर? 43 करोड़ है। क्या बोलोगे? 43 करोड़ है। डेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 2001 में हम 56 करोड़ व्यक्ति थे, 56 करोड़ व्यक्ति, अभी हम कितने हो गए? 76 करोड़। तो सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारी साक्षरता दर प्रतिशत में बदली कितनी? 36.16। अच्छा, मैं बोलूं पुरुषों की साक्षरता में कितना परिवर्तन आया? पुरुषों की स्त्री, जैसे 2 स्टेटमेंट मैं आपको दे दूं, 2001 की तुलना में 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया 2001 की तुलना में 2011 में स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। तीसरा स्टेटमेंट दिया तो 2001 से 11 के बीच में पुरुषों की जो प्रतिशत में संख्या थी वो ज्यादा बढ़ी कि महिलाओं की, आपको बताना है। पुरुषों की आपका वृद्धि दर ज्यादा हुई है महिलाओं की, तो क्या बोलेंगे? महिलाएं पहले 22 करोड़ थी, अभी 32 करोड़ हो गई 2011 में, तो 40.67। ये सब कुछ याद नहीं करना है, करोड़ का डेटा याद रखना है, सिर्फ इतना, पुरुषों की प्रतिशत वृद्धि, महिलाओं की, और एक आपका पर्सन की, टोटल व्यक्ति की। ठीक है, आगे आते हैं, शीर्ष 5 साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? क्या बोलोगे भैया? केरला में 94%। इसका प्रतिशत भी याद रखना है, 94%। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? मिजोरम। क्या बोलोगे? मिजोरम भी भैया याद रखना है। क्या बोलोगे? मिजोरम भी हमको याद रखना है, मिजोरम। अच्छा, फिर आता है शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं?
भाई स्टेट में तो हमने याद रख लिया केरल और मिजोरम, केरल और मिजोरम। और फिर हम बात करते हैं यूटी में लक्षद्वीप और दमन और दीव। क्या बोलोगे? लक्षद्वीप और दमन और दीव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ट्रिक्स मत बनाने लग जाना इसकी, बहुत सारे लोग बना लेते हैं ऐसे, बोल देंगे आपका वो आपका केरल याद कर लो, फिर मिजोरम याद रख लो, केएमटी बना देते, केएमजी बना देते, यहाँ के भाई सब पागल हो जाओगे, याद रख लेना इस बात को। क्या बोलोगे आपका? तो क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलोगे? लक्षद्वीप और दमन और दीव। क्या बोलोगे? लक्षद्वीप और दमन और दीव हो गए। आगे आते हैं। न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम सबसे कम कहां पर साक्षरता है? एक याद रख लेना सिर्फ, दादरा नागर हवेली में। क्या बोलोगे? दादरा नागर हवेली में। शीर्ष 5 जनसंख्या में वृद्धि वाले, सबसे ज्यादा वृद्धि याद रख लेना दादरा नागर हवेली ने। एक प्रश्न पूछा गया आपका रिसेंट में दोस्त, आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है आपका एचसीएम की परीक्षा में कि वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी आपका साक्षरता में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 3 अंकों में हुई है। साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि कितने अंकों में? 3 अंकों में हुई है। क्या बोलेंगे? 3 अंकों में, अर्थात कितना? 119.46। कौन है ऐसा? दादरा नगर। साक्षरता ही केरल लिख दिया, गलती है। आपको देखना होगा कि वो प्रतिशतता की, जनसंख्या में वृद्धि की बात कर रहा है आपसे। कैसी जनसंख्या? साक्षर जनसंख्या, पढ़े लिखों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? कहां हुई? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां से? अच्छा स्टेट में ओवरऑल की बात करें तो पहला स्थान किसका है बताइए? ओवरऑल की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है? केरल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं सबसे कम साक्षर स्टेट कौन सा? ये भी क्या आप जानते हैं? मैं एक बार दोनों प्रश्न आपसे देखना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो बेसिक नॉलेज क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये चीजें बता चुका हूं, तो आप कहेंगे केरल और बिहार। तो लेकिन यहां पर बात चल रही है पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता भी कहां पर है? वो भी आपका केरल में ही है। अब एक प्रश्न बनेगा यहां से, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जहां सबसे कम है, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर? आपका बिहार में। क्या बोलोगे? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है, ये बात याद रख लेनी है। अच्छा ये तो बात हुई पुरुष साक्षरता की, लेकिन मैं आपसे बात करूं अगर ओवरऑल साक्षरता की, किसकी? कि ओवरऑल अगर हम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम, क्या बोलूंगा मैं? सबसे कम साक्षरता किसमें है? सबसे कम साक्षर, ये तो पुरुषों की बात कर रही है, लेकिन मैं ना पुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा होगा? सबसे कम साक्षर, बोलो भी एक बार भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम साक्षरता कहां की है? बिहार की। मुझे एक बार बता सकते हैं क्या सारे दोस्त कि बिहार में कितने प्रतिशत? जैसे हम बात करते हैं आपका कि केरला में भैया 94% आपका लोग हैं जो आपका साक्षर है, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि बिहार में कितने लोग प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं जो आपका साक्षर है? तो आप कहेंगे 61.8%। ठीक है, 61.8% होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपका अरुणाचल आएगा। क्या आएगा? अरुणाचल आएगा आपका। यहां पर 65.4% लोग कितने हैं? साक्षर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग 61 जिसने याद करा, बहुत अच्छा था। आगे आएंगे। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर भी बिहार टॉप कर जाता है। सबसे कम स्त्रियां अगर साक्षर है तो वो कौन सा है? वो बिहार है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और इसके 2 याद रख लेना, एक तो राजस्थान और फिर कौन आएगा आपका? सॉरी, पहले बिहार फिर राजस्थान। अभी एक प्रश्न पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस में, अभी देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा। और प्रश्न क्या है देखना, सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले 5 राज्य, किस किस में अंतर आया? तो सबसे ज्यादा अंतर तो राजस्थान में है। अभी एसएससी सीजीएल मेंस हुआ आपका 10 ही दिन पहले, यही प्रश्न पूछा गया कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा जो अंतर है वो कहां पर है? यही प्रश्न आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। कॉमन क्वेश्चन रिपीट हुआ, यही क्वेश्चन इसी वर्ष एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया, तीनों एग्जाम्स में। सबसे पहले मैंने तुमको साथ प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था कि सबसे पहले जीडी में पूछा गया था। तो क्या बोलोगे? 27.1, और दूसरा स्थान किसका? झारखंड का। कि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो गैप है वो सबसे ज्यादा है। जैसे अभी बताए बिहार का कितना बताया था आपने? बिहार में आपने बता दिया 61.8 और महिलाओं में 51। तो बिहार में अंतर सबसे ज्यादा नहीं है, अभी बिहार लिख दो। बिहार में तो अंतर कितना है? सिर्फ लगभग 10% का अंतर है। ठीक है, आगे आएंगे। न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर जहां सबसे कम है, मेघालय में ऐसा समझो पुरुष भी लगभग पढ़े हुए उतने ही हैं जितनी महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं। देश में उच्च साक्षरता वाले 2 जिले, मोस्ट इंपोर्टेंट आजकल के हिट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है। ये अपडेटेड जानकारी है अभी रिसेंट की, यानी कि ये 2022 के अनुसार है। 2022 के अनुसार इनका रिसेंट डेटा आया, आपका जब साक्षरता दिवस था उस पर डेटा आया। सबसे ज्यादा कौन है? सरचिप, जिसको हम शेरचिप भी कहते हैं। मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं दोस्त, जैसे कि मान के चलो मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई परीक्षा बची हुई है, कोई एग्जाम बचा हुआ है जो शेरचिप से रिसेंट का बचा हुआ हो। अजावल मिजोरम, ये क्या बोलोगे? ये आपका दूसरा जिला है। अच्छा केरल से भी ज्यादा हो गई इसकी साक्षरता, नहीं 98.76। ठीक है, 98.50, 98.50। मैं आपसे पूछूं न्यूनतम साक्षरता कहां की है सबसे ज्यादा? अलीराजपुर। देखो 2011 में इसकी थी 36.10, लेकिन ये रिसेंट का डेटा है 2022 के अनुसार। क्या बोलोगे? 37.22। और दूसरा सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? वो बीजापुर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले हो गए। समझे जी बात को या नहीं समझे? सर जी दीपक सर की क्लास होगी बेटा, बता तो चुका मैं आपको। बोलेंगे जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य, अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भैया मस्तिष्क को खोल करके सुनना देखना। जनसंख्या घनत्व आप क्या समझते हैं? अपने कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। सारे दोस्तों की मैं परिभाषा देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, आरुषि राठौड़, नदीम अली, दीपक, राम प्रवेश बोलेंगे। तो आप कहेंगे भैया प्रति वर्ग किलोमीटर में, किसमें? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? और मैं आपसे पूछूं हमारे देश का क्या आपका जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में? क्या बता सकते हैं?
वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है देश का? तो आप कहेंगे 382, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? स्क्वायर क्या होगा? वर्ग, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? आप कहेंगे 382। ये हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या और धरातल के एक अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार के होते हैं। बोलो फटाफट से, जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? भाई साहब जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जी। देखना, एक होता है गणितीय जनसंख्या घनत्व, जिसमें कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी? ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फॉर्मूले। तो गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या होता है? आप कहेंगे कुल जनसंख्या, यानी 121 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, उनको भाग कर दो। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जब आप इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा? गणितीय जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, पहली बात। फिजियोलॉजिकल घनत्व क्या होता है? इसमें कुल कृषि जो भूमि है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए, भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका प्रतिशत कितना है? कितना? कुल कृषि भूमि, उसका प्रतिशत कितना होगा? एक बार एक अंदाजा लगाएं, लगभग सोचने का प्रयास कीजिए कि कितने परसेंट भूमि होगी। तो क्या बोलेंगे? कुल जनसंख्या। तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है जी, 121 करोड़ है। अब उसमें भाग किसका करोगे? यानी कि 51%। 51% यानी कृषि भूमि कितनी है हमारे देश की? 51%। तो 32 लाख का मैं लगभग 51% बताऊं तो लगभग 16 लाख के करीब आएगा ना। 51 के लगभग 50% मान लो, आधा ही तो हुआ। तो हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है ना, 32,87,000, वो सारे पर खेती करने लायक योग्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ भी है, पठार भी हैं, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, ठीक है, आवास भी हैं, सब जगह खेती थोड़ी हो जाएगी। तो खेती कितने पर होती है? 51%, यानी लगभग 16 लाख पर, ऐसे याद रख लो। ये होता है फिजियोलॉजिकल घनत्व। तीसरे घनत्व की बात करते हैं, वो होता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या होता है कि कृषि में लगी जनसंख्या को कुल कृषित क्षेत्र से विभाजित कर दिया जाए। तो कुल कृषित क्षेत्र कितना था हमारा? आप कहेंगे भैया कृषि कितने क्षेत्र पर हो रही थी? 51% पर। और कृषि में कितनी जनसंख्या लगी हुई है हमारे देश की? तो बोलोगे सॉरी, नहीं ठंडा रहना भाई। मैंने बोला आपसे, देखो कृषि में लगी जनसंख्या, कृषि में लगी जनसंख्या कितनी है? 58% है। कितनी? हमारे देश में अगर 100 में से हम देखें तो 58 लोग कृषि में लगे हुए हैं। 58 लोग, क्या बोलेंगे? 58%। और कुल कृषित क्षेत्र कितना है दोस्त? लगभग देश के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं चौथा, यानी कि आर्थिक घनत्व की। तो आर्थिक घनत्व क्या होता है? जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उसमें 100 का गुणा कीजिए और भाग कीजिए उत्पादन के सूचकांक का। ये उन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो जानते होंगे, उत्पादन का सूचकांक। इसको दरअसल में हम आईआईपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आईआईपी। इसको हम बोलते हैं, आपका आईआईपी से मतलब होता है इंडस्ट्रियल, क्या बोलोगे? सॉरी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स, क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन होता है। यानी हमारे देश में जो उत्पादन है वो किस रेशियो से बढ़ रहा है। उत्पादन हमारे देश में बढ़ भी रहा है पिछले 10 वर्ष की तुलना में, यानी सीधी सी बात है बढ़ता है, और बढ़ेगा तो उसी उत्पादन को सूचकांक बोलते हैं, आईआईपी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे? चौथा आर्थिक घनत्व होता है। कुल मिलाकर के बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो मेरे दोस्त फॉर्मूलों को देखना चाहते हैं, आप देखते होंगे परीक्षा बड़े पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आएंगे, अब आते हैं जनगणना वर्ष। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ज्यादा गर्म तो नहीं है। बोलो भाई, जल ही जीवन है। जनगणना वर्ष घनत्व है आपका 77, संख्या वृद्धि प्रतिशत आपको नहीं देखना है। आज हमारा क्या बोलो जनघनत्व कितना है? 382। आजादी के समय पर कितना था? ये भी मैंने आपको बताया, 117। आप ध्यान से देखिए पूरी टेबल को, क्या जनसंख्या घनत्व हमेशा बढ़ता रहा है या कभी घटा है? बोले हाँ या ना। आप कहेंगे सिर्फ एक ही वर्ष है आपका 1911, क्योंकि जब जनसंख्या घटी होगी तो भैया जनघनत्व भी घटा होगा या नहीं? तो 11 से 21 ग्रेट डिवाइड ईयर, तो क्या बोलेंगे भैया? इस दौरान घटा था। क्या बोलेंगे? इस दौरान घटा था। कभी गलती ना करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब घनत्व में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब हुई है, तो आपका आंसर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 से 71 के सेशन में। 1961 से 71 के दशक में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि। और यहां पर क्या वृद्धि हुई थी? क्या बोलोगे आप? नहीं जी, उसके मुकाबले जितना पहले बढ़ा उतना इस बार नहीं बढ़ा, थोड़े जागरूक तुम हुए। अच्छा, आगे आते हैं। हम बोलेंगे भैया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब सॉरी ये आएगा बिहार में, ये लाइन शायद छूट गई है। बिहार में अगर हम बात करते हैं, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम क्या बोलोगे? अरुणाचल में कितना जनघनत्व है? सारे दोस्तों से मैं पूछूं, जरा बताएंगे मित्र। अरुणाचल में आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17% क्या बोलोगे? पर किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है मित्र। तो सबसे ज्यादा किस में है? स्टेट में, बिहार में। मैं पूछूं सबसे ज्यादा जनघनत्व किस यूटी में है, तो आपका आंसर आएगा दिल्ली में। यूटी में पहला नंबर पर कौन? दिल्ली। और इनकी संख्या याद रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, जबकि मैं बात करता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? न्यूनतम है, सबसे कम अंडमान निकोबार में। तो क्या बात समझे? स्टेट कौन सा है? वो बिहार है, जहां पर 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, राज्य में। यूटी में पूछूं दिल्ली, और सबसे कम यूटी में पूछूं तो अंडमान का, कितना? 46। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये मैंने आपको अभी बताया, 24.60%।
1911 से 1921 के दशक में सिर्फ एक ही बार नेगेटिव रहा आपका, क्या बोलोगे, आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव यहीं पर रहा आपका जनघनत्व। ध्यान है यदि 1911 से 1921 के दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। ठीक है, 1991 से 2001 के दशक में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये याद नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आगे आएंगे, देश में राज्य स्तर पर जनघनत्व में बहुत अधिक असमानताएं विद्यमान है। 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितने व्यक्ति रहते हैं, सोचो, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, उसमें कितने आदमी रहते हैं, बस 17 आदमी। कितने कम है, बोले आप कितने कम है, बोलेंगे अभी फटाफट से, चलोगे। गुरुजी घट क्यों गया था 1900 क्या लिख रहे हैं, 1911 या 17, 1911 में, दोस्त बता चुका मैं क्लास में क्यों घटा था, मैंने लिख करके बताया, बाकायदा आप लोगों ने लाइन लेके आया था कि उस वर्ष महामारी आ गई, जब जनसंख्या ही कम हो गई, और जब जनसंख्या ही कम हो गई तो लोग कम हो गए, लोग कम हो गए तो एक एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आएगी। ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न हुआ, इसका उत्तर तो आप ही को जान लेना है खुद ही। देखो सारे दोस्तों ने लिखा है महामारी महामारी महामारी, पर आप ही नहीं पढ़ रहे थे मतलब अच्छे से, हैं गंदे बच्चों। आओ इधर, शीर्ष 3 जनघनत्व कहां पर, बिहार में है, और बिहार के बाद में दोस्त पश्चिम बंगाल और केरला में। न्यूनतम सबसे कम कहां पर, अरुणाचल, और दूसरा जरूर याद रख लेना, क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला आपका राज्य कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है। 3 शीर्ष जनघनत्व वाले यूटी, यूटी में सबसे पहले नंबर पर कौन है, दिल्ली। अभी आपका एसएससी सीपीओ ने पूछा सबसे ज्यादा जनघनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, तो पहले पर कौन आता है, पहले पर कौन आता है, बोलेंगे भी फटाफट से, पहले पर आता है आपका दिल्ली और दूसरे पर आता है आपका, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका चंडीगढ़। न्यूनतम जनघनत्व कहां पर, ये मैं आपको बता ही चुका, अंडमान निकोबार में। यहां पर दादरा को आपको याद नहीं रखना है, अंडमान और निकोबार में। पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी, जो मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूं आपको महत्वपूर्ण मार्क मिल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं, क्या बोलोगे, भारत में 2 जिले, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है आपका नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली का है, क्या बोलोगे, 37,000, सोचो बिहार में कितना था, 1106, दिल्ली में कितना था, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं सारे के सारे दोस्त। तो आप कहेंगे भैया बिहार में खुद में 1106 हो गया, यानी 1000 से ज्यादा, तो वो स्टेट में सबसे ज्यादा है, स्टेट में सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं आपसे दिल्ली की, तो हम कहते हैं दिल्ली का 11,320 है, लेकिन दिल्ली में ही एक जिला है नॉर्थ ईस्ट जिसका कितना 37,000, यानी दिल्ली से खुद से भी कितना 3 गुना है, एक इतना भिचकुच वाला जिला भी है। सोचो आदमी के ऊपर आदमी होगा, है ना। चेन्नई तमिलनाडु 26,903 हो जाएगा। अब आते एसटी काउंट पर, एसटी यहां से बहुत परसेंट, फिर हम धर्म की तरफ चलेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्तमान में 1108 जातियां हैं, जो किसमें है, एससी में शामिल है। आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी हैं, सबका जीवन यानी कि आपका अगर हम देखें उनका लाइफ स्टाइल लगभग एक जैसा है। इनमें से 81.8% लोग गांवों में रहते हैं और उनका प्रमुख आय स्रोत कृषि है। मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत एससी है जनसंख्या जो कहां पर आपका गांवों में निवास करती है, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, 81.28। अच्छा जी, स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, क्या बोलोगे, 5.17 करोड़ थी। ये 1951 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फिर हमको बीच वाला डेटा कुछ नहीं पढ़ना है, फिर हम देखेंगे आपका सीधा, क्या बोलोगे, आपका 2001 का डेटा, यहां भी ये डेटा याद नहीं रखना, यहां डेटा इंपोर्टेंट है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में एससी अनुसूचित जाति से मतलब क्या हुआ मित्र, आपका शेड्यूल कास्ट की हम बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो लगभग आपका 20 करोड़ है, क्या बोलोगे, वो 20 करोड़ है, ये इंपोर्टेंट है। और ये करोड़ तो संख्या में हुई, लेकिन परसेंटेज से मतलब क्या, 121 करोड़ का ये कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 16.6% है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेटा है, इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा आगे बात करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्यों में क्रम से उत्तर प्रदेश और मिजोरम, यानी कि मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा एससी कहां पर है, सबसे ज्यादा एससी संख्या में, भाई यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या वहां पर सबसे ज्यादा एससी है, हाँ जी यूपी में सबसे ज्यादा एससी, लेकिन सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां पर रहती है, मिजोरम। अच्छा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता में यदि पूछ ले तो प्रतिशतता में पंजाब में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं 31.9%, और मिजोरम में क्या बोलोगे सबसे कम 0.1% रहते हैं, क्या बोलोगे आपका। तो हमने बात की दोस्त आपका संख्या में सबसे ज्यादा कहां, आपका हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में, संख्या में सबसे कम एससी कहां, मिजोरम में। अगर प्रतिशत में बात करूं तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा क्या, प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब में, और प्रतिशत में और संख्या दोनों में ही कम कहां पर होंगे, आपका क्या बोलोगे, मिजोरम। गंतव्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी में अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। एनएससी मतलब नॉन शेड्यूल कास्ट स्टेट हुए, यहां पर ऐसी नहीं है। 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 रहा, क्या बोलेंगे, 945 रहा, जो कि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात की अपेक्षा 9 अधिक है। मुझे बताइए जो एससी है यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो देश के मुकाबले अच्छा है या नहीं, एक तुलना करके बताइए मुझे कि अंतर है या नहीं है, और अंतर है तो कितने का है, अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे थे, बोलेंगे भी फटाफट से। तो देश का लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे देश का लिंगानुपात कितना है, 943 है। और अगर हम बात करें आपका, सॉरी
सारे मेरे दोस्तों ने लिख के बताया है कि 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। आप सब लोगों ने बताया 2 का डिफरेंस है, ठीक है। पर यहां देखो पुनः केरल सर्वाधिक और मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 15वीं जनगणना में रहा है। यानी सबसे ज्यादा कहां पर है आपके लिंगानुपात में भी? भाई केरल में कितना था? 1084 था लिंगानुपात। तो एससी का भी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? वो केरल में ही, ठीक है। आगे आएंगे, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको मुझे बताइए एससी परसेंटेज, एससी की बात करें सबसे ज्यादा कहां पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है सिर्फ एक डेटा। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 3 अनुसूचित जाति संख्या वाले यूटी कौन से हैं? यूटी किसमें किसमें बोल रहा है? आपका जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से, वहां है सिर्फ जनसंख्या की बात। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा पर कौन बताया मित्र? मैंने आपको पंजाब बताया। क्या बोलेंगे? पंजाब बताया। अब आते हैं सबसे कम कौन सा बताया था मैंने आपको? सबसे कम बताया था मैंने आपको मिजोरम। यहां पर कुल 1218 लोग हैं पूरे चिन्हित जो एससी में है। मैंने बताया 0.01% है आपका, क्या बोलो, सॉरी 0.01% है। नागालैंड में कोई एससी नहीं है आपका, अरुणाचल प्रदेश में फिर यही आते हैं। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? मिजोरम में। यानी संख्या में पूछे और परसेंटेज में, तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा? तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा? हम कहेंगे मिजोरम और मिजोरम। ये कह रहे हो भैया क्या छोटे बच्चों की तरह, क्या करें भाई, मजबूरी है। क्या बोलोगे? आपका आदत होती है ना, कुछ छुट्टी नहीं है, खाना खा के कुछ रहता ही है अपने यहाँ पीछे साफ करने वो छुट्टी नहीं है, तो कहीं से कहीं भी पहुंच जाओ तब भी नहीं छूटेगी। क्या बोलोगे? आपका मिजोरम है और आपका मिजोरम है। अच्छा, मैंने बोला संख्या में कौन? यूपी, और प्रतिशत में पूछे तो पंजाब है। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब ऐसे ही आते हैं आपका शेड्यूल ट्राइब्स पर, एसटी पर। वो हुआ शेड्यूल कास्ट, ये है शेड्यूल ट्राइब। मुझे बताइए, अब यहाँ पर तुलना करेंगे, देखना ध्यान से। मैंने आपसे बोला 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितनी है? आपका 10 करोड़ 42 लाख है। एससी बताए देश में कितने हैं? एससी बताए। जैसे मैंने बोला देश की कुल जनसंख्या 8.6%, एसटी देश की जनसंख्या का 8.6% है। तो मैं अगर आपसे बात करूं, ये लो रुमाल मिल गया। हमारी टीम बहुत अच्छी है, थैंक यू। क्या बोलोगे? कुल जनसंख्या का 8.6% है। समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से क्या बोलोगे? आपका क्या बोलोगे? पुरुष इतने हैं और महिलाएं लगभग बराबर हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या मध्य प्रदेश। अब बताते रहो, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश, तो एससी सबसे ज्यादा किस स्टेट में? अब तुलना कीजिए। क्या बोलोगे? आप कहेंगे भैया एससी ज्यादा थे, एससी 16% थे, एसटी से लगभग 2 गुने। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश में एसटी सबसे ज्यादा, लेकिन एससी सबसे ज्यादा कहां बताए थे? तो आप कहेंगे यूपी में, ठीक है। जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21% है, ये बड़ी बात नहीं है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप में 94.8%, लेकिन एससी परसेंटेज में किस राज्य में सबसे ज्यादा? तो पंजाब में। क्या बोलोगे? पंजाब में, ठीक है। और इसके बाद में मिजोरम में क्या है? मैंने आपको बताया था मिजोरम में एससी तो ना के बराबर थे, लेकिन देखो एसटी बहुत है, 94.4% का स्थान है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, यानी कि नॉन शेड्यूल ट्राइब, नो शेड्यूल ट्राइब आपका, क्या बोलोगे? कोई भी एसटी नहीं है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं बाद में। दादरा और नागर हवेली में संख्या की दृष्टि से क्या बोलोगे? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, आपसे पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी हैं, तो दादरा नागर हवेली में। और भारतीय संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 774 है। और मैंने बोला एससी में कितनी जनजातियां आएंगी? सॉरी, एससी जनजाति नहीं, एससी में कितनी जातियां आएंगी जिनको हम एससी काउंट करेंगे? अभी बताया था। निर्मल पारिक जी मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार, ऑलवेज एंड टू मच थैंक यू। आगे आएंगे जी। 2011 में अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो 990 है। बोलो देश के लिंगानुपात से कितना बेहतरीन, पूरे देश की ओवरऑल। ये कौन लोग हैं जो फिर लिंगानुपात बिगाड़ रहे हैं देश का? ये कौन है जो बेटियों के जन्म को सराहा नहीं रहे हैं? तो क्या बोलोगे कितना ज्यादा देश के लिंगानुपात से? तो आप कहेंगे भैया ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात हो गई, तो 990 है। 2001 में भी 978 था और अब 12 बढ़ गया। और देखो जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में तो 1046 है, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में भी 924 है। क्या बोलोगे? 924। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा भैया कितने का अंतर लिख रहे हैं? 47 का अंतर है, बहुत बढ़िया, 47 का अंतर है, 47 का अंतर है। सबसे ज्यादा मैंने बोला अनुसूचित जनजाति कहां पर है? एसटी सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम बात करें, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। क्या बोलोगे? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। इस प्रकार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संयुक्त प्रतिशतता, क्या बोलोगे? अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितने प्रतिशत है? एससी और एसटी दोनों को यदि मिलाकर के बात करें तो देश की जनसंख्या का 25%, यानी कि 1/4 में कह सकता हूं या नहीं? 1/4 जनसंख्या है कि नहीं? बताएंगे जरा। 1/4 पॉपुलेशन मैं इसको कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बताएंगे एक बार, ठीक है जी। अब आते हैं धर्म आधारित जनगणना पर, और एसएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे मैं आपसे कुछ बताऊंगा। भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित, यानी धर्म की भी संख्या गिनी गई, हिंदू कितने, मुसलमान कितने, जैन कितने, उनमें कौन कितना साक्षर, ये सब 2001 की जनगणना में पहली बार हुआ था। यानी 2001 में जब जनगणना हुई तो पूछे धर्म आधारित जनगणना पहली बार कब हुई? सारे दोस्त उत्तर लिखेंगे 2001 में हुई, 2001 में हुई, ठीक है जी। इस जनगणना में पहली बार विभिन्न धर्म अवलंबियों, यानी कि जो किस धर्म को आपका मानते हैं, अपना सहारा मानते हैं, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, दशकीय वृद्धि दर और आर्थिक क्रियाकलाप में सहभागिता के आधार पर आंकड़ों का संकलन किया गया। दूसरी बार जो धर्म आधारित जनगणना हुई वो हुई 2011 में, ठीक है, जिसके अंतिम आंकड़े 2011 में नहीं आए, उसके आंकड़े आए 25 अगस्त 2015 को, ठीक है। ये और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे इस समय पर? बताना 2011 वाले आयुक्त कौन थे?
गजब उत्तर आए तो मैं कहूं कि मैंने किसी जिंदे लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, जिसके अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की स्थिति में विभिन्न धर्मों की संख्या का विवरण अधोलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। देखेंगे कैसे दिया गया है। देखो भाई, 2011 में हिंदुओं की संख्या देश में कितनी है? 96 करोड़ है। कितनी? 96 करोड़। मुस्लिम कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर 17 करोड़। ईसाई कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर 2.78 करोड़। सिख कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। फिर बौद्ध आएंगे, फिर जैन आएंगे, फिर अन्य धर्म आएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा हमारा कोई धर्म नहीं, उन्होंने धर्म ही नहीं बताया अपना। ठीक है, अच्छा जी, क्या बोलेंगे आपका, अब ये बात तो समझ में आ गई कि देश में हिंदू सबसे ज्यादा 96 करोड़ और मुस्लिम 17 करोड़। लेकिन यहां पर एक बात देखने लायक होगी आप लोगों को कि 2001 से 2011 में यहां एक बात देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है? तो सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि मुस्लिम धर्म की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24.6% की। लेकिन पूछे वह कौन सा धर्म है जिसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे कम हुई है भारत में? तो आप क्या बोलेंगे? वो जैन धर्म है। सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? जैन धर्म में हुई है। क्या बोलोगे? जैन धर्म में हुई है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदू का लिंगानुपात आपका 2011 का क्या 939 है, क्या बोलेंगे? ये हिंदू धर्म का है लिंगानुपात, ओवरऑल देश का नहीं है। ओवरऑल देश का तो आप सब जानते हैं 943 है, ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं पूछूं किस धर्म का लिंगानुपात है जो सबसे ज्यादा है हमारे देश में, तो क्या बोलोगे? ईसाई धर्म का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। मैं पूछूं वह कौन सा धर्म है जिसका लिंगानुपात हमारे देश में सबसे कम है, यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सिखों में सबसे कम है। सिखों में सबसे कम है, ये हिंदुओं का लिंगानुपात है। ये जो 4-5 डेटा मैंने आपको बताए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किस धर्म में देखने को मिली है? तो आप कहेंगे इस्लाम में। किसमें? इस्लाम में। आगे, धर्म आधारित साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता में कौन सा धर्म है? जैनिज्म सबसे आगे है, 94% साक्षरता है। दूसरे नंबर पर ईसाई हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर सिख हैं, फिर हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं। यानी सबसे ज्यादा साक्षर कौन? जैन। और सबसे कम साक्षर कौन? आपका मुस्लिम साक्षरता में। लेकिन हिंदुओं की स्थिति भी साक्षरता में बहुत बेहतर नहीं है। क्या बोलोगे? नीचे से दूसरे स्थान पर आते हैं, 73.3। देश की ओवरऑल साक्षरता कितनी है जरा बताएं? क्या बोलोगे? देश की ओवरऑल साक्षरता शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू जनसंख्या किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत में ये प्रश्न पूछा आपका सीपीओ में भी, एसएससी जीडी में भी, एमटीएस में भी, हर एक फॉर्मेट में एसएससी ने पूछा पिछले वर्ष। वह कौन सा राज्य है जिसमें हिंदू जनसंख्या, कौन सी हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर प्रतिशत की बात ना करें तो वैसे पूछ ले संख्या सबसे ज्यादा, फिर आप कहेंगे यूपी में है। किसमें है? फिर तो यूपी में है। किसमें? यूपी में है। परसेंटेज में यदि पूछे, और पूछेगा परसेंटेज में, सीधी सी बात है, तो क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या वाले यूटी कौन से हैं? तो यूटी में किसमें? दादरा नागर हवेली में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, 93.93% है। ठीक है, न्यूनतम 3 हिंदू जनसंख्या वाले यूटी कौन कौन से हैं? मिजोरम में सबसे कम, मिजोरम में सबसे कम हिंदू हैं, प्रतिशत में 2.75। अब आते हैं शीर्ष 3 मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो लक्षद्वीप है आपका। लक्षद्वीप क्या यूटी की स्टेट? तो आप बोलेंगे यूटी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर क्योंकि 2011 में क्या था? स्टेट था। तो वह कितनी बार ना जाने पूछा गया है, वह कौन सा राज्य है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत में ज्यादा है? तो जम्मू कश्मीर। और वह कौन सा यूटी है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत में ज्यादा है? तो कहेंगे भाई साहब लक्षद्वीप। ठीक है, न्यूनतम 3 सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन किसमें है? मिजोरम में है। और सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज में बताई गई है ये मिजोरम में है। ठीक है, ईसाई सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? मैं आपसे पूछूं, परसेंटेज में, प्रतिशत में नागालैंड में है। और सबसे कम ईसाई कहां पर है? बिहार में है। क्या बोलोगे? सबसे कम ईसाई जो धर्म है वहां के लोग किस राज्य में है? तो आप कहेंगे बिहार में है। एक एक डेटा याद रखना इन सबका। शीर्ष 3 सिख जनसंख्या, सबसे ज्यादा सिख कहां पर है? आपका पंजाब में है, 57.69। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा पंजाब में है। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, अगर मैं बात करूं भारत में धर्म अनुसार जनसंख्या की दशकीय समृद्धि दर क्या रही है? अगर मैं बात करूं हिंदू की अगर हम बात करें आपसे, तो कुल जनसंख्या कितनी रही आपका? क्या बात करोगे? 16.6। ये क्या है? एक दशक में कितनी वृद्धि दर हुई है? 2011 से 2001 से 11 तक कितना परसेंटेज चेंज हुआ? तो सबसे ज्यादा चेंज किसमें हुआ? आप लोग बोलेंगे कि भैया मुस्लिम धर्म में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कितना? 24.6। 24.6। ठीक है, आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? शीर्ष 3 बौद्ध जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सर जी लैंग्वेज भी बता देना। नहीं, लैंग्वेज दोस्त जनगणना में नहीं आती, पूरी दुनिया को थोड़ी गिन लेंगे हम जनगणना में। ठीक है, क्या बोलेंगे? शीर्ष 3 बौद्ध जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा बौद्ध कहां पर है? सिक्किम में। क्या बोलोगे? सिक्किम में। सबसे ज्यादा जैन किसमें है आपका? क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। और यूटी पूछे तो दिल्ली, यूटी पूछे तो किसमें? आपका दिल्ली में सबसे ज्यादा जैन है। अब यहां पर देखें, बड़े ध्यान से पढ़ना इस बात को, ये ग्रामीण का डेटा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। जनसंख्या के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के अनुसार जनगणना आयुक्त चंद्रमौली के साथ ये आंकड़े गृह सचिव, आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जब वो गणना हुई तो आपका कौन होम सेक्रेटरी थे? तो आर के सिंह थे। 2011 को नई दिल्ली में जारी किए गए। इन्हीं आंकड़ों में कुछ फेरबदल करके 2014 के परिवर्तन को शामिल करने के बाद अंतिम आंकड़े जारी किए गए। क्या आंकड़े थे? कि देश में कितनी जनसंख्या है? 121.08 करोड़, जिसमें से 37 करोड़ लोग तो रहते हैं शहरों में, और शेष कितने 83.37 करोड़ कहां लोग रहते हैं? आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्या बोलोगे? इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है? अब 31.14%, और जबकि 68.84% जनसंख्या अब भी कहां पर? गांवों में निवास करती है। तो अपनी कॉपी पर नोट करिए, गांवों का परसेंटेज कितना? 68.84, और शहरी परसेंटेज कितना? 31.16। वे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है,
इससे पूर्व 2001 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, इसको भूल जाइए, पुराना हमको नहीं पढ़ना है डेटा, ठीक है, पुराना कुछ डेटा नहीं पढ़ना। जो आपको पढ़ाना था कि आपका कि भाई कितने परसेंट है गांवों में, तो आप कहेंगे कितना, शहरों में 31.16%, और आपका गांवों में अगर बात करें तो बाकी 100 में से भी घटा सकते, कोई एक डेटा पढ़िए 100 में से घटा लीजिए। अब देखो जनसंख्या क्या है, ग्रामीण की जनसंख्या कितनी बताई मैंने आपको, देखना आप क्वेश्चन क्या पूछा इसी बार एसएससी सीजीएल मेंस में। ग्रामीण की जनसंख्या 2001 की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया, यहां देखना 121 करोड़ में शहरी कितने हैं 31.16 और ग्रामीण कितने 68.84। सॉरी सीजीएल में सीपीएम पूछा गया था आपका, सीजीएल में प्रश्न वो पूछा गया था अंतर वाला राजस्थान का, ठीक है। यहां पर देखना ध्यान से, तो 121 का अगर मैं बोलूं 68% कितना हो गया, ये करोड़ में है, 83.37 करोड़ हो गया, ये 37.71 करोड़ हो गया, ठीक है। ये बात याद रखोगे या नहीं। 121 का अगर कभी करोड़ में पूछ ले तो 83 करोड़ लोग रहते हैं गांवों में और शहरों में रहते हैं 37 करोड़, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये इतना सारा पढ़ा दिया, ये सब उलट पलट हो रहा। आप क्या समझ रहे थे जनगणना का एक ही डेटा तुमको दे दूं कि केरल सबसे पढ़ा लिखा, उस वो वाला डेटा तुमको चाहिए था? मुझको नहीं पता था दोस्त आप इतने बुद्धू छात्र भी हो सकते हैं। ये कौन सी बात हुई, जो डेटा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये कैसी मूर्खता का परिचय तुमने दिया। मैंने अभी एक बच्चे कमेंट करा, कह रहा है कि बच्चे प्रश्न देखोगे तो बेरोजगार रह जाओगे, और बेरोजगार रहने का कारण क्या है कि ये नहीं पता पढ़ना क्या है। और हम लोग 4 लाइन पढ़ के अगर सफल होना चाहते हैं तो इसका मतलब हम सफलता के मायने नहीं समझते थे कि उसके लिए कितना संघर्ष करना होता है। तो मेरे दोस्त एक बात होती है ग्राहक के लिए, तो इसलिए मैं बोलता हूं जागो ग्राहक जागो की जगह जागो छात्रों जागो। असफल छात्रों की संख्या प्रतिशत में ज्यादा होती है सफल छात्रों से, हमेशा ज्यादा होती है और हमेशा ज्यादा रहेगी। बात यह है कि आप उस न्यूनतम प्रतिशत सफल छात्रों के प्रतिशत में खुद को पहुंचा पाओगे या नहीं पहुंचा पाओगे। अगर तुम सफल छात्रों के प्रतिशत में खुद को पहुंचा पाते हो तो इसके लिए तो मित्र अध्ययन करना होगा। और आपको लगता है कि बिगर अध्ययन कर आप वहां पहुंच जाओगे और चंद 4 लाइन या 2 पेज याद करके पहुंच जाओगे, तो नहीं पहुंचोगे, बीच में कहीं अटक के रह जाओगे। इसलिए हमेशा मेहनत करनी है। ऐसे कभी नहीं जितना डेटा, ये एक क्लास है, इसको तुम 10 दिन में पढ़ो, रोज 15 मिनट जो डेटा मैंने बताया उसको याद करो। कैसे नहीं याद होगा, लोगों ने पुस्तकें चाट दी, तुम डेटा याद नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, हम बात करेंगे आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य। तीनों नहीं पढ़ने, मैंने बोला ना, ये तो डेटा आपको बहुत अध्ययन, जो इससे भी ज्यादा, ऐसे भी बच्चे होंगे जो इसको छोड़ इसको भी याद करेगा, जिसको मैं नहीं बता रहा हूं, पढ़ेगा, मैं जानता हूं। तो ये डेटा उनके लिए है जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं। तो क्या बोलोगे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर रहती है? 155 मिलियन का मतलब है कि आपका 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। भाई यूपी में सबसे ज्यादा लोग हैं, लगभग आपका 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, लगभग 21 करोड़ ही कहीं, शायद इस बार तो 25 करोड़ भी हो जाए। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 यूटी, आपको याद करना सिर्फ एक। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर रहती है? दिल्ली में। आप कहोगे दिल्ली शहर है भैया, इसमें गांव भी है क्या? इसमें सब शहरी होंगे ना? नहीं, दिल्ली के आसपास के गांव भी काउंट होते हैं दिल्ली में, ठीक है। आगे आएंगे, क्या बोलोगे न्यूनतम शहरी जनसंख्या परसेंटेज वाले 3 राज्य कौन से हैं आपका? तो क्या बोलोगे, हिमाचल प्रदेश सबसे कम है शहरी जनसंख्या में, क्योंकि जब ग्रामीण में ज्यादा हो गया, तो शहरी तो कम होंगे ही ना। जब आपने ग्रामीण में पढ़ लिया 90%, तो बच्चे शहरी कितने? 10%। एक चीज पढ़नी, एक डेटा, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप है, यहां पर सबसे कम शहरी लोग हैं। जबकि सॉरी, अब बताओ, छींक आने को हो रही है और आ नहीं रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन क्या बोलेंगे आपका दृष्टि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला यूटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की बात करें, भारत का लिंगानुपात कितना? 943, ठीक है, जो 2001 की तुलना में 10 अधिक है, पहले 933 था। 2011 में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात 947 और 923 है। क्या बोलोगे, ग्रामीण लोगों का सेक्स रेशियो अच्छा है? ग्रामीण लोग कम कुंवारे रहेंगे या शहरी? बोलोगे फटाफट से। तो क्या बोलेंगे, शहरी लोगों का, जो शहरी हैं अर्बन एरिया से जो है, तो वहां पर तो कितने रह जाएंगे भैया? 71 लोगों की शादी नहीं होगी। गांव में तो कितने रह जाएंगे? गांव में 53 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे गांवों का जो लिंगानुपात है वो भारत के ओवरऑल लिंगानुपात से बेहतर है। ये बात ही हमने अभी की थी। क्या बोलोगे, पहले 2011 में 943 है आपका, ग्रामीण 949 पर है और शहरी 929 पर। ये वही डेटा है, सेम। अच्छा, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल, ये वो प्रश्न है जो आपका सीपीओ ने पूछा कि आपका, उसने पूछा है ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में वह कौन सा है, ग्रामीण में कौन सा आपका है राज्य जो पहले स्थान पे? तो केरल है, ठीक है। और शहरी में कौन है आपका? शहरी में कौन है आपका? तो कौन है? क्या बोलोगे आपका? भैया केरल है, 1091 है। लेकिन न्यूनतम किसका है? तो जम्मू और कश्मीर का 840 और हरियाणा का 880। हरियाणा का ओवरऑल सेक्स रेशियो सबसे कम था, 879, याद है, 879 था, 879 था, ठीक है। संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात दोनों ही पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है। क्या बोलोगे आपका? किसमें? संघीय क्षेत्रों में। संघीय से मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने बात की स्टेट की, स्टेट में आपका क्या बोला मैंने, स्टेट में सबसे ज्यादा केरल में। लेकिन हम बात करें आपका यूटी में, तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूटी में मैं कम से कम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूं तो चंडीगढ़ में है, और शहरी की बात करूं तो दमन और दीव में। ये छोड़ सकते हैं डेटा, ठीक है, ये वही डेटा रहा जो हमने अभी बात की है। अच्छा, अब बात करते हैं देश के राज्यों में सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ठीक है, एक सारी सुना देंगे लेकिन अंत में, ठीक है। हालत खराब है तो उसको खत्म करते हैं अभी। देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण साक्षर सबसे ज्यादा कहां पर और शहरी साक्षर सबसे ज्यादा कहां पर? शहरी साक्षर समझ रहे हो, शहर में रहने वाले साक्षर लोगों की संख्या। शहरी क्षेत्रों में 2011 में साक्षरता दर कितनी है? 84.1, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 88.8 और महिला साक्षरता दर 79.1 है। यूटी की बात करें तो सर्वाधिक शहरी, ग्रामीण और आपका शहरी दोनों ही कहां पर है? दिल्ली में है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाले
साक्षरता वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन है? केरल है, लक्षद्वीप है, आपका त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार है और मिजोरम है। ठीक है, 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी जो है वो मिजोरम, त्रिपुरा और आपका केरल, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश है। 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता किसमें है? वो आंध्र प्रदेश में। किसमें है? वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपका ये मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए। कोई आपका लोक सेवा आयोग देना जाए तो वो जरूर पढ़ के जाए इसको। 2011 में शहरी और ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? आपका दिल्ली और दादरा नगर हवेली है। ठीक है, अब आते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता वाले राज्य। केरल में सबसे ज्यादा है ग्रामीण का, क्या बोलोगे? केरल में महिलाओं का भी और पुरुष का भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन शहरी में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? मिजोरम और मिजोरम हो जाएंगे। न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की कहां पर है? राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा अंतर भी कहां बताया था? बोलो भाई फटाफट से। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अंतर भी कहां पर बताया था मैंने आपको? एक बार बोल के बता दो। तो आप कहेंगे राजस्थान में बताया था। अब आते हैं 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या संभावनाएं हैं। 2022 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना भारत। 2022 के अनुसार कि भारत बन गया है। भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, ये संभावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद चीन की 142.57, यानी हम चीन से आगे, ऐसी संभावना है। ठीक है, क्योंकि चाइना अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर चुका है और हमारे देश में अभी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे, कल देश में जनसंख्या होगी, अभी बहुत सारे वर्ग धरने पर बैठ जाएंगे। क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर पर अमेरिका का है, जिसकी आबादी 34 करोड़ है। अब तुम सोच लो हम कहां लेके जा रहे हैं अपने युवाओं को। बड़ी संख्या को कुशल बनाकर भारत बढ़ती आबादी की चुनौती को अवसर में भी बदल सकता है। अवसर में भी बदल सकता है, यानी हमारे पास यूथ ज्यादा होगा। लेकिन भाई साहब, जब हद से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, यूथ क्या करेगा? अच्छा जी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 अरब से अधिक हो गई है, यानी पूरी दुनिया जो है 800 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं पूरी दुनिया में। 1950 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1950 में आबादी पर रिपोर्ट जारी करना आरंभ किया था और भारत पहली बार इस सूची में शीर्ष पर आया है। ठीक है, 2050 में भारत की जो आबादी है वो लगभग 166.8 करोड़ हो जाएगी और यूएन कहता है कि वैश्विक जनसंख्या संभावनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ हो जाएगी। क्यों भैया? चीन अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, जवान कम हो रहे हैं। बूढ़े ज्यादा है तो बूढ़े लोग ज्यादा मर जाएंगे चाइना के, और जब चाइना के बूढ़े लोग मर जाएंगे उसके पास यानी कि यंग जो पावर है वो कम है, हालांकि चाइना के पास में, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे। जनसंख्या कम करनी जरूरी है ही। अच्छा जी, जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की हिस्सेदारी। अब मुझे बताना, इस परसेंटेज को देख के बताओ कौन सा आयु वर्ग है जिसकी हमारे देश में जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशतता है। तो क्या बोलोगे आप लोग? 25%, यानी 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 25% है। क्या है? 25% है। आपसे पूछे हमारे देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत लोग होंगे? 7%। दोनों चीजें याद रख लेनी है, दोनों चीजें। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ प्रयास क्या हमारी गवर्नमेंट ने किए या नहीं? ठीक है, 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन यानी कि परिवार को सीमित करना है। क्या करना है? परिवार को सीमित करना है। और 1966 में गर्भ निरोधक सुविधाएं शुरू की गई, यानी कि जैसे कि आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनके लिए। पहले तो ये था कि बच्चा हो गया, मतलब प्रजनन क्रिया से बच्चे का जन्म हो गया तो हो ही गया, बच्चे को जन्म देना ही है। लेकिन अभी क्या बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे रोकथाम करके कि भाई गर्भ धारण करने को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे तो सबके बच्चे हुए तो बहुत जल्दी हम लोग पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य थे एक के कामराज प्रोग्राम भी चलाया गवर्नमेंट ने पुरुषों के लिए। ठीक है, क्या बोलोगे? जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से 1983 में देश का पहला निजी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। कहां पर? संसद में प्रस्तुत किया गया। सन 2000 में भारत में नई जनसंख्या नीति लाई गई। कब नीति? आपसे पूछे भारत में पहली जनसंख्या नीति कब आई? क्या बोलेंगे? भारत में पहली जनसंख्या नीति कब आई? तो यहीं पर आपको आंसर देना है। आज की क्लास का ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम जनसंख्या नीति देश में कब आई थी। क्या बोलोगे? प्रथम जनसंख्या नीति देश में कब आई थी? और दोस्त, क्लास का जो ये डेटा तैयार हुआ, ठीक है, उस डेटा को बड़ी सावधानी से तैयार किया गया। शायद ही कोई चूक हो, फिर भी कहीं दशमलव अंकों की कोई चूक रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रथम जनसंख्या नीति कब आई। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास आपकी शायद 2 घंटे की रही, क्योंकि इसमें याद करने जैसा कुछ था नहीं कि मैं आपको किसी तरह से याद कराऊं। ट्रिक्स हम बना नहीं सकते थे। मेरा काम था आप लोगों को एक डेटा डिलीवर करना कि एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। जो मैंने महत्वपूर्ण मार्क करा है उसको पढ़े वगैरह मत जाना। जो मैंने याद करने के लिए एक कहा है, स्लाइड बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने बहुत कम दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। शायद जितनी यहाँ पर डेटा हम लिखा है उसका शायद 5% ही मैंने तुमसे याद करने को कहा है। तो उस डेटा, विशाल डेटा को देख कर नहीं घबराना है। आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है? बोलो पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है? पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है? अगर तू कबूल है तो फिर तेरा सब कुछ कबूल है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। वीडियो के बाद में जरूर लिखें दोस्त ये, और वीडियो के बाद में क्या, जब आप परीक्षा देंगे तब इस कक्षा की याद आपको आएगी। प्रॉमिस करता आपका भाई आपसे। तो बाद में आपका अपने कीमती समय से 2 सेकंड लिखना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते। और हाँ दोस्त, एक बात और, एक सूचना और देनी थी। आप सब लोगों को पता है कि कल मेरी क्लास होनी थी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, शाम 3 बजे। तो उसको हम 7 तारीख को शाम 7 बजे लेंगे। ठीक है, 7 तारीख को शाम 7 बजे लेंगे, क्योंकि कल मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। मैं अभी भी दोस्त आपका जो हो सकता है ना, इंजेक्शन लगवा के, ठीक है, दवाई लेके, पेन किलर लेके, सब कुछ लेके मैं खड़ा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं हुई है क्लास लेने में, क्योंकि तुमने सोचा जी बहुत संघर्ष किया। संघर्ष कुछ नहीं है, मजे मजे में क्लास हुई, कोई परेशानी नहीं है। और शायद क्योंकि फिर गागर में सागर शुरू हुआ, वो इंपैक्ट होगा अगर मैं कल क्लास लूंगा लगातार, फिर शायद तबियत और खराब हो जाए। तो इसलिए कल का एक गैप रखते हैं। मैं 7 तारीख की शाम को आपकी वो क्लास लूंगा जरूर, शाम 7 बजे। आर्ट एंड कल्चर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेटा उसमें रखेंगे, सब कुछ नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।